नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति में आज हम बात करेंगे इराक में जारी अराजकता और हिंसा के माहौल पर और इसका पूरा विश्लेषण हम जानेंगे। इससे पहले ताज़ा हालात और मौजूदा स्थिति पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो अक्टूबर 2021 में इराक में चुनाव हुए थे और उस चुनाव के बाद तकरीबन 10 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वहां पर कोई भी स्थिर सरकार नहीं बन पाई और अस्थिरता के इसी माहौल में अराजकता का ये माहौल पैदा हुआ है। दरअसल संसद में अगर देखें तो 329 सदस्यों की इस संसद में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर देखें तो 73 सांसद हासिल कर मुक्तदा अल सदर की पार्टी ने अपने आप को सबसे बड़े दल के तौर पर प्रोजेक्ट किया, लेकिन अन्य दलों के साथ उसका समझौता नहीं हो सका और इसके चलते सरकार बनाने की स्थिति में मुक्तदा अल सदर के समर्थक और उनके सांसद और उनकी पार्टी नहीं दिखाई दी। ये हालात यूं ही जारी थे और इस हालात के बीच में जो उनके समर्थक थे वो कई बार उग्र होकर बगदाद की सड़कों पर प्रदर्शन कर चुके थे। बीच में ऐसी स्थिति भी पैदा हुई कि वहां पर मोहम्मद सियाउल की पार्टी दरअसल जो है वो सरकार बनाने के लिए एक तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मोहम्मद सियाउल की पार्टी को मुक्तदा अल सदर पूरी तरह से नकार रहे थे, क्योंकि उनका आरोप था कि दरअसल मोहम्मद सियाउल की पार्टी पूरी तरह से ईरान समर्थित है और ऐसे में इसकी सरकार को समर्थन वे नहीं दे सकते। इसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ था, क्योंकि वहाँ पर अगर समर्थन के तौर पर देखें और राजनीतिक धुर विरोध के तौर पर देखें तो एक तरह से मुक्तदा अल सदर की पार्टी के जो समर्थक हैं वो अपने आप को इराक के नए नज़रिए से खुद को देखते हैं, जबकि उनके विरोध में कुछ ऐसे सिया समर्थक इराकी भी है जो ईरान के करीब हैं और वो ईरान के समर्थन के हिसाब से इराक में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये दोनों लड़ाई का जो केंद्र बिंदु दरअसल बना हुआ है, इस केंद्र के बीच इस वक्त की स्थिति ये हुई कि मुक्तदा अल सदर ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। जैसे ही उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की, उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और हिंसा पर उतारू हो गए। वे कूच कर गए उस ग्रीन जोन की ओर जो कि हाई सेंसिटिव बगदाद का इलाका माना जाता है, जिसमें संसद भी है, जिसमें राष्ट्रपति भवन भी है, जिसमें तमाम अन्य देशों के दूतावास भी हैं। और वहां पर हिंसा का आलम चरम पर जा पहुंचा। तब सेना ने वहां मोर्चा संभाला, कर्फ्यू लगाया गया, गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रॉकेट भी दागे गए और इन तमाम घटनाक्रम के बीच हिंसा के इस आलम में 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। बावजूद इसके सदर समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन के भीतर कूच किया और वहां पर जाकर जो तस्वीरें उनकी सामने आई उसे दुनिया देखकर भौचक्का रह गई कि किस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जाकर उसी तरह का बवाल किया जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था। सदर समर्थक जो है वहां पुल से लेकर और पार्टी तक करते नजर आए थे। अब हालात इस वक्त के जो हैं बगदाद में वो पूरी तरह से अभी भी सेना के नियंत्रण में नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी सेना के नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए कि आप समझिए कि ग्रीन जोन से अमेरिका को अपने दूतावास के राजनयिकों को निकालने के लिए दरअसल एयरलिफ्ट करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां हैं वो बगदाद में पैदा हुई, जिसको डील करने में वहां की सेना भी नाकाम दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस घटनाक्रम को लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका पार्ट 2 है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि जुलाई के महीने में ही संसद में सदर समर्थकों ने कब्जा किया था, वहां पर हंगामा बरपा था। इससे पहले 2016 में भी संसद में सदर समर्थकों ने एक तरह से पूरे कब्जे के साथ हंगामा बरपा था और इसलिए आप देखिए तो 2016 के बाद लास्ट जुलाई और अब फिर से एक बार अगस्त में इसी तरह की स्थिति जो है सबसे हाई सेंसिटिव एरिया यानी ग्रीन जोन में दिखाई दे रही है। वहाँ के संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक होने वाले घटनाक्रम बतला रहे हैं कि किस तरह से इराक में पूरी तरह से देखा जाए तो राजनीतिक अस्थिरता का आलम है और इसके पीछे सदर समर्थकों का आरोप है कि ईरान दरअसल इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, जिसके कारण ये समूचे हालात पैदा हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सद्दाम हुसैन के बाद अचानक चर्चा में आए इराक और बगदाद के बीच का घटनाक्रम क्या रहा। दरअसल अगर आप याद करें तो 2003 में सद्दाम हुसैन के पूरे निपटारे के बाद वहां पर जो राजनीतिक क्रांति हुई, उस क्रांति के जो सबसे बड़े नेता थे वो दरअसल सदर ही थे। और सदर इसलिए थे क्योंकि सदर ने इस्लामिक
लोकतंत्र का आह्वान किया, वहाँ पर अपनी सेना का गठन किया, अपने मिलिशिया को एक तरह से स्थापित किया और फिर वे विदेशी ताकतों के खिलाफ जंग का ऐलान कर बैठे। इस जंग में एक तरह से देखा गया कि मुक्तदा अल सदर के जो कि हम कहें कि मिलिशिया थी, उनके जो उग्रवादी संगठन के लोग थे, जिसे उनकी सेना भी कहा जाता है, उन्होंने ईरान समर्थित जो वहाँ पर दरअसल हम कहें कि गुट था, उसके खिलाफ हिंसा बरपा और साथ ही अमेरिका समर्थित जो वहाँ पर गुट था, उसके खिलाफ भी उन्होंने हिंसा का रास्ता अख्तियार किया। और इस तरह से विदेशी ताकतों से इराक को मुक्त कराने के लिए सदर ने एक बड़े क्रांति का आह्वान किया, जो उनके शब्दों में क्रांति ही कही जाती है, लेकिन दुनिया के अगर शब्दों में देखें तो इसे आप उग्रवाद भी कह सकते हैं। और जाहिर है कि जिस तरह से वहाँ पर आतंकी संगठन भी उस वक्त जो है एक्टिव थे, उसके कारण कई तरह के आरोप भी मुक्तदा अल सदर पे लगे। सदर इतने कैसे ताकतवर थे, क्यों इतनी ताकत उनके पास आई, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मुक्तदा अल सदर उस सदर परिवार से आते हैं जो कि पीछे लेबनान से बिलोंग करता है। उनके पिता बहुत बड़े शिया मौलवी थे और उनकी इराक में फ़ैन फॉलोइंग बहुत थी, मान्यता बहुत थी, उनको चाहने वाले लाखों में थे। और इस तरह के परिवार से बिलोंग करने वाले मुक्तदा अल सदर ने अपने पिता के ही रास्ते को अख्तियार किया। उनके दरअसल अगर ससुर की बात करें तो उनके ससुर भी इराक के बहुत बड़े फिलोसफर बताए जाते हैं और उन्होंने भी दरअसल अपने लिगेसी को आगे अपने दामाद को दिया और उसको भी मुक्तदा अल सदर ने लीड किया। अगर उनके फैमिली बैकग्राउंड पर हम नज़र डालें तो हमारे पास कुछ डेटा हैं जो कि बतलाते हैं कि किस तरह से मुक्तदा अल सदर का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अपने आप में हम कहें कि इराक के राजनीतिक इतिहास में सद्दाम हुसैन का धुर विरोधी था। जी हाँ, इस परिवार ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ाई का आलम ये रहा कि मुक्तदा अल सदर के जो पिता थे सादेक अल सदर, उनको सद्दाम हुसैन ने फांसी पे चढ़ा दिया था। और वहीं अगर हम उनके ससुर की बात करें यानी अयातुल्ला मोहम्मद सादेक अल सदर जो कि शिया मौलवी थे, उनकी बात करें तो उनके दामाद जो बकीर अल सदर थे उनको भी 1980 में इराकी सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तो आप ये समझ सकते हैं इस घटनाक्रम से कि किस तरह से जो सदर परिवार है वो पूरी तरह से सद्दाम हुसैन के धुर विरोधी परिवारों में से माना जाता रहा है। और जब सद्दाम हुसैन का पतन हुआ उसके बाद सदर परिवार ने एक राजनीतिक क्रांति का वहाँ आह्वान किया और वहाँ पर मोर्चा संभाला और उनके पीछे एक बड़ा समुदाय, खासतौर पर शिया समुदाय और इराक को चाहने वाले लोग खड़े हुए, उनकी पार्टी खड़ी हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से पाक साफ परिवार रहा, कई तरह के इल्ज़ाम इन पर भी लगे। खास तौर पे आपको बताऊं कि 2003 में सद्दाम हुसैन की सरकार गिरने के बाद जब अल सदर चर्चा में आए थे तब वो इस्लामिक लोकतंत्र का नारा अख्तियार कर रहे थे। लेकिन अगर उन पर लगे आरोपों की हम बात करें तो कई तरह के ऐसे मर्डर, हाई प्रोफाइल मर्डर हुए इराक में जिसका इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा। लेकिन इराक जो कि सालों तक गृह युद्ध झेल रहा था, इस दौरान वहां पर कई अर्धसैनिक बलों को मान्यता मिली थी और बाद में जब आतंकी संगठन वहां पर ISIL पूरी तरह से हार गया तो ISIL के पूरी तरह से हारने के बाद लगभग सभी मान्यता प्राप्त अर्धसैनिक बलों को भंग कर दिया गया और विदेशी फोर्सेज जिसमें ईरान भी शामिल है उसको इराक छोड़कर जाने को कहा गया। अल सदर पर कई लोगों की हत्या के जो आरोप लगे उसमें अगर हम बात करें तो 2003 में ग्रैंड अयातुल्ला मोहम्मद सईद अल हकीम के घर पर बमबारी हुई जिसका आरोप उनके ऊपर लगा। उसी साल अप्रैल में अयातुल्ला अब्दुल माजिद अल खोई की एक मस्जिद में हत्या कराने का आरोप भी सदर पर लगा। तो आप समझ सकते हैं कि सदर ने किस तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों को भी निपटाने का काम किया। लेकिन जब अक्टूबर 2021 में चुनाव हुए तो सदर को ऐसा लग रहा था कि उनको भारी बहुमत मिलेगा और 329 सदस्यों के सदन में उनकी पार्टी बहुमत के साथ स्थापित हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद से 10 महीने गुजर चुके हैं। राजनीतिक अस्थिरता से इराक जूझता नजर आ रहा है और इसके बीच ये दूसरी बार हुआ जब सदर ने संन्यास लेने का ऐलान किया और इस ऐलान को उनके समर्थक पचा नहीं पाए और वे हिंसा पर उतारू हो गए। इस वक्त इराक की जो हालत है उसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बगदाद पूरी तरह से दहल रहा है और बगदाद में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है जिसके चलते हिंसा का आलम दिखाई दे रहा है। ये कैसे कंट्रोल में होगा? सेना वहां पर कर्फ्यू लगा के कोशिश तो कर रही है लेकिन अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक मैं बता दूं कि अभी हालात वहां पर नियंत्रण में नहीं हैं और सदर समर्थक और साथ ही इराक में जो कि ईरान समर्थक शिया बहुल के लोग हैं उनके बीच जो है हिंसा का आलम चरम पर दिखाई दे रहा है।
यानी इराक एक बार फिर से सुर्खियों में है। सद्दाम हुसैन के बाद सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है इस वक्त इराक। 2003 के बाद, सद्दाम के पतन के बाद अगर देखें तो 2022 में लगभग एक दशक का एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता का पूरा पीरियड क्रॉस करने के बाद इराक से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है, दुखद है, जिस पर यूएन ने भी चिंता जताई है, यूरोपियन यूनियन ने भी चिंता जताई है और शांति फिर से स्थापित हो इसको लेकर अपील की जा रही है। इराक और उसकी राजधानी बगदाद से हर अपडेट हम आगे भी आपको देते रहेंगे। तब तक रणनीति को यहीं विराम देते हैं। सहयोगी वीडियोनिस्ट अतुल राज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के लिए।